देश की नींद खुली पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की खबरों के साथ। भारतीयों के लिए सरप्राइज और पाकिस्तानियों के लिए शॉक। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पाकिस्तान पर हमले के वीडियोस न्यूज में छा गए। लोग भागते हुए नजर आए। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान अंदर अटैक का ट्रेंड चलाया। सोचने वाली बात यह है कि सालों से शांति बनाए रखने की कोशिश करने वाले भारत को आखिर यह कदम क्यों उठाना पड़ा। तो चलते हैं आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वो इस हमले का संदेश पहुंचाए। एक ग्रुप ने खुद को द रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह ग्रुप लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों का सांठगांठ उजागर हुआ। टीआरएफ के दावे और लश्कर के सोशल मीडिया पोस्ट इससे साबित भी करते हैं। हमलावरों की पहचान भी हुई, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के संबंधों को लेकर कुछ कठोर फैसले लिए। पहला फैसला 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई। दूसरा फैसला अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। तीसरा फैसला पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना यानी कि SBES के तहत भारत में प्रवेश की सारी राहें बंद कर दी गई। चौथे फैसले में सरकार ने दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग और रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रंथित व्यक्ति घोषित कर दिया। पांचवा फैसला भी उच्चायोग से ही जुड़ा हुआ था। सरकार ने अपने पांचवें फैसले में भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को कम करने का ऐलान किया। यह फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन 22 अप्रैल के हमले के आरोपियों अपराधियों के अपराध के प्लानिंग करने वाले को न्याय के कटघरे में लाना अभी बाकी था। इस जरूरी काम को अंजाम दिया गया 7 मई की सुबह करीब 1 बजे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया। कौन कौन सी ये 9 जगहें हैं और इनको ही निशाना क्यों बनाया गया, इस पर भी जरा एक नजर डालते हैं। पहला, बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा पंजाब का यह बड़ा शहर आतंकी रिहाइश के लिए जाना जाता था। बताया जाता है कि शहर के अहमदपुर इलाके में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। जी हां, हेडक्वार्टर। साल 2000 के अंत में IC-814 के हाईजैकर्स के द्वारा बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई के बदले में भारत द्वारा रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक मसूद अजहर द्वारा स्थापित जैश ए मोहम्मद पिछले 2 दशकों में भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। अब भारत ने इसी मुख्यालय को निशाना बनाया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अजहर मसूद के परिवार के 10 लोग और उसके 4 गुर्गे मारे गए हैं। दूसरा जो स्थान है, मुरीद के सीमा से 30 किमी दूर स्थित यह शहर लंबे समय तक लश्कर तैयबा का मुख्यालय रहा है, जो भारत को निशाना बनाने वाले सक्रिय और सबसे घातक आतंकी समूहों में से एक है। भारत का मानना है कि हाफिज सईद ने 2008 में मुंबई में जो 26/11 का आतंकवादी हमला की योजना बनाई थी, इसी जगह से बनाई थी। हालांकि हाफिज सईद सालों पहले मुरीद को छोड़कर लाहौर चला गया है, लेकिन अभी भी यहां आतंकी गतिविधियां होती रहती है और इस संभावनाओं को देखते हुए भारत के निशाने की लिस्ट में इस शहर का भी नाम था। तीसरा, सर्जिकल कैंप शकरगढ़। खबरों के मुताबिक यहां जैश ए मोहम्मद का कैंप था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर संबा कठुआ के सामने स्थित है। चौथा, महमूना कैंप सियालकोट। यहां हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रशिक्षण शिविर था, जिसे इस हमले में निशाना बनाया गया है। पांचवा, लश्कर कोटाली कैंप। POK राजौरी के सामने LOC के करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित इस कैंप को लश्कर बम्बर कैंप बताया जाता है, जिसकी क्षमता लगभग 50 आतंकवादियों की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस हमले में के समय में कितने आतंकवादी उसमें शामिल थे, कितने आदमी मौजूद थे। और छठवां जो जगह है वो लश्कर सवाई कैंप
तंगधार पीओके। खबरों के अनुसार हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग और गुलम में हुए आतंकवादी हमले की जड़ें एलओसी से 30 किलोमीटर अंदर स्थित इसी जगह से जुड़ी हुई हैं। 7वां बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यहाँ जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड था, और 8वां बरनाल कैंप पीओके। इस जगह का जिक्र रजौरी के सामने एलओसी से केवल 10 किलोमीटर दूर स्थान के तौर पर किया गया है। यहाँ पर लश्कर तैयबा का ठिकाना था और नौवा गुलपुर एक जगह पुछ रजौरी के सामने एलओसी से करीब 35 किमी दूर है। और खबरों के अनुसार 20 अप्रैल 2023 को पुछ में हुए हमले और जून 2024 में एक बस यात्रा कर रहे निर्दोष तीर्थयात्रियों पर हुए हमलों की जड़ें भी इन्हीं आतंकवादियों कैंप से जुड़ी हुई थी। हमले के बाद सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन लोगों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया, उनके लिए यह ऑपरेशन किया गया है। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों को टारगेट किया, उन्हें चुना था और उनको हम सब ने मिलकर तबाह कर दिया है। ये लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए थे। हमने विश्वसनीय सूचनाओं से और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना है। ऑपरेशन के दौरान हमने ये निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। सुबह होते होते हम लोग के निशान दिखने लगे। मुजफ्फराबाद में एक पहाड़ी पर बनी एक मस्जिद पर सटीक हमला हुआ था। उसके मीनार टूटकर गिर चुके थे और इमारत पर बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया था। आसपास के घरों में धमाकों की आवाज़ से लोग डर गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में जोरदार धमाकों से आसमान लाल हो गया। आग के गोले उठ रहे थे, दूर से लोग भागते हुए दिख रहे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली और पंजाब बहावलपुर में भी धमाकों की खबरें आई। भारतीय टीवी चैनलों पर देर रात से ही पाकिस्तान में आग के गोले और धुएं गुबार के वीडियो चलने लगे। हालांकि इनकी पक्की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल था। हमला पूरी तरह से सोच समझ करके किया गया था। भारतीय स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर के अपनी सीमा से लंबी दूरी की मिसाइलों से इन जगहों को निशाना साधा था। लड़ाकू विमानों ने भी दूर से सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि यह कार्रवाई नाप तौल करके और संयम के साथ की गई है। खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा उकसावे की स्थिति न बने। हालांकि हमले की रात बीतने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के अनेक सेक्टरों में जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सीमा से सटे गांवों पर गोली गिरने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना की इस अंधाधुंध गोलाबारी में कम से कम 8 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। कई मकानों को क्षति पहुंचाई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति एहतियातन बंद कर दी गई है, काट दी गई है। बदले में भारतीय सेना ने भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि भारत ने इस सैन्य ऑपरेशन से ठीक पहले एक चालाकी भरा कदम उठाया था। जी हाँ, चालाकी भरा कदम ये कि 5 मई को गृह मंत्रालय ने 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल की घोषणा की। यह सिर्फ नागरिकों को तैयार करने के लिए था, यानी भारतीय सेना ने नॉर्मल अभ्यास का माहौल बना करके असल हमले की तैयारी को छुपा लिया। मॉक ड्रिल की खबर से ऐसे लगा कि जैसे 7 मई को बस रूटीन अभ्यास होगा, कोई बड़ा मामला तो होगा नहीं, कोई बड़ा मामला हमला होगा नहीं। इससे पाकिस्तान और आतंकी गुटों में गलतफहमी हुई और वो सब असली हमले के लिए तैयार नहीं थे। इस चाल से भारत को 2 फायदे हुए। एक तो हमले से सरप्राइज करने का मौका मिला और दूसरा कूटनीतिक तौर पर बढ़त मिली। मॉक ड्रिल की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी चुपके चुपके चलती रही, जिससे आतंकियों को अपने कैंप खाली करने का मौका नहीं मिल पाया। साथ ही दुनिया के सामने भारत एक जिम्मेदार देश की तरह दिखा, जो बस अपने इलाके में अभ्यास कर रहा है, न कि पड़ोसी मुल्क पर हमला करने की खुली तैयारी कर रहा है। जब असली हमला हुआ तो पाकिस्तान और आतंकी गुट दोनों ही पूरे तरीके से हैरान रह गए, क्योंकि मॉक ड्रिल मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दुश्मनों को चकमा दे दिया गया। हालांकि मॉक ड्रिल का मकसद नागरिकों को तैयार करना था, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि यह भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बन गया। 7 मई की रात को जो हुआ वो सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि वो एक चेतावनी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया कि अब न सिर्फ हमला सहन नहीं किया जाएगा, बल्कि हर गोली का हिसाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो टेरर हमला हुआ था, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें लोगों से उनका मजहब पूछा गया, लोगों से उनका
धर्म पूछा गया, लेकिन एक तरफ अब भारत सरकार ने इतनी शानदार तरीके से दिया है कि जो चेहरा पूरे तरीके से देश में छाया हुआ है। जी हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी, ये वो चेहरा है कि जब आकर पाकिस्तानियों को उनका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हुए ये कर्नल नजर आई तो पाकिस्तान के तो छक्के छूटते हुए नजर आए। जी हाँ, धर्म पूछकर आतंकवादी हमला करने वाले जब अपने सामने एक मुस्लिम महिला, वैसे तो सेना का कोई धर्म नहीं होता है, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर उसकी भाषा में जवाब दे तो जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को देखा होगा तो आधा पसीना तो वैसे ही छूट गया होगा। भारत सरकार का और हमारी देश की आर्मी का जो ये शानदार फैसला था, कर्नल सोफिया जब सामने आई तो इसकी जितनी भी प्रशंसा की जा रही थी पूरे देश में वो कम है। जी हाँ, जब बात राष्ट्रीय एकता की हो तो हमें हिंदू और मुसलमान बनकर नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी भी भाषा के आधार पर अपने आप को डिफरेंट मान करके नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी क्षेत्र के आधार पर अपने आप को अलग मानकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एक भारतीय, एक भारत, श्रेष्ठ भारत के नागरिक के तौर पर हमको सोचना चाहिए। और वही काम हमारे देश की आर्मी के जवानों ने किया। हमारे देश के थल सेना के, वायु सेना के और जल सेना के सभी लोगों ने मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को उसकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाए, आतंक की फैक्ट्री को बंद करे और देश को अमन और शांति के रास्ते पर जाने में सहयोग करे। जय हिंद, जय भारत।